आकांक्षा 40 की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम हैं आकांक्षा 40 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, तो वही करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हैं सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट का करेंगे 2019 का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो रहा है इसी चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। इसी तरह का वीडियो आते रहेगा इस चैनल पर, ठीक है। पहले फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में है सो मेरा केमिस्ट्री का आएगा। इसी तरह से वीडियो आते रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। 18 का आ गया है, 19 का हम अपलोड कर रहे हैं, 20 का भी कर देंगे, 21 का भी कर देंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और है सो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप है सो किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, झारखंड के, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ। ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का। तो यहाँ बोल रहा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ है वो कैसा कर्व है सो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी करेंट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा वही पूछ रहा है। देखिए इसका ग्राफ ऐसे होता है, बता देते हैं आपको, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे सीधे, ठीक है। ये मान लेते हैं भी है और ये है आई यानी करेंट है। यानी देखिए अगर यहाँ करेंट एक बढ़ता है तो वोल्टेज भी ऐसे एक ही बढ़ेगा, देखिए। इसी तरह यहाँ 2 बढ़ता है तो करेंट भी 2 ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा लाइन है, ये जो लाइन है वो कौन सा है, लीनियर लाइन है, लीनियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह है सो आपको डिटेल में बताया जाएगा सॉल्यूशन, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको ऐसा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करेंट इन क्लोज सर्किट। यानी एक क्लोज सर्किट बनाया गया है, उसमें है सो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करेंट का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलिए क्लोज सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने है सो एक क्लोज सर्किट बना दिया है। देखिए एक बैटरी लिया 6 वोल्ट का, ठीक है। तो अगर देखिए एक क्लोज सर्किट है, सगरों से क्लोज है, कहीं भी रहा ओपन नहीं है। तो देखिए यहाँ 6 वोल्ट का जब करंट पास करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी करंट सेम रहेगा, सगरों करंट है तो सेम रहेगा। अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पर 6 वोल्ट की जगह दूसरा वोल्ट लगाएंगे 8 वोल्ट का, तब है सो करंट चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर है सो क्लोज सर्किट है तो इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ हो, तो इसमें क्या होगा, सेम रहता है हमेशा, तो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा इसका आंसर थर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स है सो कौन सा नहीं है इसमें से। तो जनरेटर है यहाँ पर, देखिए दोस्तों जनरेटर को जब हम घुमाते हैं तो करंट आता है तो एनर्जी तो देता ही है, ठीक है। तो ये है नहीं है, ध्यान से देखना, आपको कौन नहीं है वो बताना आपको। देखिए सोलर सेल भी है, सोलर सेल को जब घामा में रखते हैं तो उससे करंट आता है, बैटरी से भी हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। लेकिन देखिए रिस्टोर्ट है सो वो एनर्जी नहीं बताता है, इससे कुछ एनर्जी उत्पन्न नहीं होता है, रिस्टोर्ट से ऐसे एनर्जी नहीं उत्पन्न होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 रेसिस्टेंस विथ वैल्यू दिया गया है रेसिस्टेंस का, कितना कितना वैल्यू है सो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, ठीक है। और किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, यानी 1/RP पूछ रहा है क्या होगा। तो 1/RP क्या होता है फॉर्मूला बताते हैं, R1 + R2 + R3, ठीक है, यही फार्मूला आता है। इसको पुट कर लेते हैं, 1/2 + 1/3 + 1/5, ठीक है। LCM कितना होगा, LCM 30 हो जाएगा। इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 15 + 10 + 6 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा, 31/30, ठीक है। अब फिर देखिए इसको उलट देंगे, कहा कि देखिए इसको अगर ऊपर लेंगे 1/RP को जब हम ऊपर लेंगे RP लिखेंगे तो इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी 30/31 आएगा। तो 30/31 किसका आंसर है, सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा,
31/30 नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, 30/31 होगा सही, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी पावर का एसआई यूनिट क्या होगा। आपको ध्यान से वीडियो देखना अंत तक, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब 10th के लेवल का ही क्वेश्चन ज़्यादा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है सर्किट में तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, पता है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है रेसिस्टेंस में। तो देखिए रेसिस्टेंस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस में होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होता है, यानी रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन देखिए इसमें इन्वर्सली में क्या होता है, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, इन्वर्सली में यही होता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन कॉनकेव मिरर द साइज ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन, यानी कॉनकेव मिरर है एक, तो उसमें ऐसा साइज किस पर डिपेंड करता है। तो देखिए साइज है सो किसी भी इमेज का साइज है सो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, कोई भी मिरर के सामने कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज गिवन बाय, आपको पता होगा पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास किसको देते हैं, 1 + d/f। 10 क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी मिलती है जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, यानी ह्यूमन आई में सो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, तो कहाँ पर होता है, ऑन रेटिना, यानी रेटिना पर होता है। रेटिना के पीछे भी नहीं होता है न बाद में होता है, रेटिने पर होता है, यानी ऑन रेटिना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए फॉर अ डाइवर्जिंग लेंस, अच्छा डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको चलिए बता ही देते हैं। डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस को बोलते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस को ही ऐसो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ऐसा कॉनकेव लेंस होता है। तो यहाँ को क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस का, ये पूछ रहा है आपसे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो हमेशा देखिए कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव में रहता है, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ है सो इसी तरफ है सो कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर का देखा जाता है, तो ये साइड है सो निगेटिव ही रहता है, ठीक है। अगर आप ऐसा रूल पढ़े होंगे कि किधर पॉजिटिव लिया जाता है किधर निगेटिव, तो आपको पता होगा, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ना है। तो इसका निगेटिव होगा कॉनकेव लेंस या मिरर, ठीक है, उसमें निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर या लेंस उसमें पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस, यानी कोई एगो रफ सरफेस है ऐसे ऐसे, ठीक है, और इस पर है सो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो देखिए ये यहाँ पर ऐसे होगा और फिर ये एक बार गड्ढा में गिरेगा तो ये इधर हो जाएगा, यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी इधर उधर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए प्लेन सरफेस पर है सो क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी देखिए ये जो एंगल्स आया वो इसी एंगल से जाएगा, ये भी जो एंगल्स आया वो इसी एंगल से जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यानी जब रिफ्रैक्शन होता है तो कौन सा क्वांटिटी है सो चेंज नहीं होता है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो दो मीडियम के बीच में होता है, एगो मान लीजिए रेयर है, ये रेयर है और ये डेंसर है, ठीक है। तो जब ये रेयर से डेंसर जाएगा, ठीक है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा, यानी डायरेक्शन तो चेंज हो गया, ठीक है। तो पहला तो गलत हो जाएगा, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, ये नोट बोल रहा है कि कौन नहीं चेंज होगा। तो स्पीड देखिए, स्पीड भी चेंज हो जाएगा, जब रेयर में रहेगा तो फास्ट रहेगा और डेंसर में जैसे आएगा लाइट तो क्या हो जाएगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है, डेंसर में कम हो जाता है।
और एरर में ज़्यादा रहता है स्पीड, आपको पता ही होगा। तो स्पीड भी ऐसे चेंज हो जा रहा है। चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर थर्ड ही है। फ्रीक्वेंसी है सो नहीं चेंज होता है, और जिस फ्रीक्वेंसी से आता है उसी फ्रीक्वेंसी से है सो चला जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में। लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है और थोड़ा हार्ड लग रहा है, उसको हम पूरा अच्छी तरह से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ऐसे समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस हैज, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसके मुकाबले, आई पीस के मुकाबले ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना होता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, पहला आई पीस और दूसरा से ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो आई पीस होता है उसका जो कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है आई पीस का, लॉन्ग होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो यही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा एज़ कम्पेयर टू आई पीस, तो छोटा होगा, शॉर्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये स्मॉल फोकल लेंथ। अगर यहाँ पर रहता आई पीस का कितना होता है फोकल लेंथ, तो लार्ज फोकल लेंथ हो जाता। लेकिन यहाँ किसके कंपेयर में पूछ रहा है, आई पीस के कंपेयर में ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। वन ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म बोल ही रहा है और इसका एगो एंगल पूछ रहा है, 90 डिग्री सही है। 16 नंबर देखते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू। देखिए एगो लेंस है, ठीक है, ये मान लेते हैं लेंस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सीधे रहता है। एगो पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल ऐसे एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट है सो कहाँ से पास होगा, तो ये है सो फोकस से पास होता है, आपको पता है, तो फोकल पॉइंट हो जाएगा, इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ़ द पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ। देखिए पावर दिया गया है 2 डायोप्टर और इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला था 1/f। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन दिया है, सॉल्यूशन तो आसान से कर लेंगे आप लोग। तो पावर है सो 2 डायोप्टर दिया है 1/f, ठीक है, दिया गया है। चलिए इसको फोकल लेंथ निकालते हैं, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, यहाँ क्रॉस करेंगे तो 2f इक्वल टू 1, f इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, f इक्वल टू 1/2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमेशा क्या में रहता है, मीटर में रहता है। 1/2 मीटर को और किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 मीटर -1, इस तरह से लिख सकते हैं। जब भी अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन जब हटता है तो ऊपर -1 का पावर लगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई विद्यार्थी क्या करेगा ना, ये दोनों को काट देगा और 0.5 आएगा, 0.5 मीटर आएगा और ऑप्शन नंबर 0.51 मार देगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ये यहाँ -1 यानी पावर में बात कर रहा है, तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। जब इसको है सो नीचे से ऊपर लिखते हैं तो ऊपर है सो -1 का पावर आ जाता है, तो 2 ही रहेगा सिर्फ, ठीक है, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको यह ध्यान देना था, यही ट्रिकी था इसमें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप। 18 में क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, साइन आई इक्वल टू साइन आर कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा लॉ है, ये पूछ रहा है आपको, स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रेनबो आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट थ्रू। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो है सो 7 कलर में फॉर्म होता है। तो रेनबो कम फॉर्म होता है, तो फॉग से है सो सनलाइट बाहर होता है तब होता है, नहीं। क्लाउड से होता है तब होता है, नहीं। मिस्ट से होता है, कुहासा इसको बोलते हैं, मिस्ट मतलब होता है, इससे होता है तो नहीं। देखिए
जब सनलाइट है सो मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप्स इससे है सो रिफ्लेक्ट होता है, तब है सो रेनबो हमको दिखता है। मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या हुआ, यानी जब पानी गिरता है तो कुछ है सो बूंद है सो मिलियन ऐसे बारिश का जो बूंद होता है वो है सो आसमान ही में रह जाता है, और उसी से है सो सनलाइट है सो रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारे आँखों पर आकर दिखता है 7 कलर में। तो मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉप से है सो सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई यूनिट ही नहीं होता भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लाइट ही होता है। देखिए यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट जा रहा है, क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट जा रहा है और ये ग्लास है, ये जो रेक्टेंगल है वो ग्लास है, और ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा है वो 90 डिग्री से आ रहा है। तो जब इससे रे ऑफ लाइट पास हो जाएगा बाहर तो वो है सो कितना एंगल से है सो रिफ्रैक्शन होगा वो आपको बताना है। तो जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल आता है यानी 90 डिग्री से आता है तो रिफ्रैक्शन होकर बाहर भी जब निकलेगा तो वो 90 डिग्री से ही निकलेगा, तो सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 में बोल रहा है द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। पावर पूछ रहा है कि पावर क्या होगा, फोकल लेंथ दिया गया है। पहले तो यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ क्या में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। हमेशा ऐसे फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना पड़ता है, तो इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, कट गया ऐसे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0. तो यहाँ पर 0.2 मीटर हो जाएगा जब चेंज करेंगे फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में, ठीक है। तो इसको याद रखना है 0.2 मीटर था। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए पावर निकालते हैं 1/f, ठीक है। f क्या था, मीटर में क्या था 0.2, लिखेंगे ऊपर एक 0 चल जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा। अब कौन सा लेंस बोल रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा क्या होता है, पावर पॉजिटिव होता है, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है, सॉरी सेकेंड ऑप्शन सही है, +5 डायोप्टर। चलिए 23 में क्या बोल रहा है कि जो डायग्राम यहाँ पर दिया गया है उसमें सो डायग्राम कौन सही है वो आपको बताना है। तो पहला डायग्राम देख लेते हैं। ये है सो पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ पर फोकस से है सो फोकल पॉइंट से है सो पास हो जा रहा है। ये एकदम सही है, पहला ही सही है, ठीक है, और सब गलत है, इसलिए आपको देख के बता दे रहे हैं। ये तो एकदम गलत भाई, सब गलत है, पहला सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है सो किसके अंदर प्रोड्यूस होता है। एक लॉन्ग है सो सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड कैसा होता है, कुछ इस तरह से ऐसा सोलेनॉइड रहता है, ठीक है। इसमें है सो करेंट अगर दिया जाता है तो अंदर है सो मैग्नेटिक फील्ड है सो जनरेट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंदर है सो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो कैसा रहेगा। तो ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है 0, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। सेम रहेगा क्योंकि देखिए हमेशा सो पैरेलल है सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, क्योंकि देखिए पैरेलल ऐसे ऐसे है सो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो हमेशा सो सेम ही होगा, ठीक है। इसके अंदर सेम ही होगा, लेकिन जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ये कैसे जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर जो एंड पर है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाहर का बात नहीं कर रहा है, ये अंदर का बात कर रहा है। तो अंदर है सो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है सो पैरेलल रहता है अंदर। तो इज द सेम एट ऑल पॉइंट, 4 ऑप्शन सही है। चलिए 25 देखते हैं। रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में सो रेड लाइट यूज किया जाता है, क्यों। ये तो सिंपल रीज़न है कि रेड लाइट है सो कम बिखरता है। जो कम बिखरता है लाइट वो है सो रेड लाइट है, क्योंकि इसका है सो वेवलेंथ है सो सबसे ज़्यादा है। सिग्नल के लिए कौन सा यूज किया जाता है, लाइट, रेड लाइट, कम बिखरता है इसीलिए। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए 26 देखते हैं। मिराज इज ए एग्जाम्पल ऑफ। मिराज किसका एग्जाम्पल है।
तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। रिफ्रैक्शन का भी है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी है। कैसे आपको बताते हैं। अच्छा, मिराज क्या होता है। देखिए, जब आप दिन में कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, पूरा धूप है 12 के बजे, आप आगे देखिएगा तो आगे आपको ऐसे वो पानी की चमक जैसा दिखाएगा बहुत दूर तक। तो वही जो दिखता है वो एक इल्यूजन होता है, तो उसी को ऐसे हम लोग मिराज बोलते हैं। आप रेगिस्तान में भी जाइएगा तो आप दूर कहीं देखिएगा बहुत दूर, तो आपको एक पानी की चमक दिखाई देती है, वो है सो मिराज ही रहता है, वो एक एल्यूजन रहता है, उस एल्यूजन को मिराज ही कहते हैं। ये कैसे होता है। देखिए, नीचे है सो गर्म रहता है। जब 12-1 बजे आप ट्रेवल कीजिएगा तो नीचे का ज़मीन है सो बहुत गर्म रहता है एज़ कम्पेयर टू ये जो आसमान है, इसके हिसाब से है सो यहाँ पर तो गर्म ही रहता है ज़्यादा, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर ठंडा, यानी यहाँ पर ठंडा में कैसा मीडियम है, डेंसर है, यहाँ पर ठंडा डेंसर मीडियम है, और जो गर्म है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, जब डेंसर से रेयर जाएगा लाइट, ठीक है, डेंसर से रेयर जाएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो कहाँ पर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी दूर जाते जाएगा। यही लाइट है सो हर एक मीडियम में सो डेंसर नीचे नीचे रेयर होते जा रहा है, तो हमेशा ऐसा धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है तो इसी को ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब रिफ्लेक्ट होकर ऐसा ये मेरे आँखों में आता है, और जब आँख में मेरा आता है वो लाइट, तो हम ऐसा बहुत दूर ऐसा देखते हैं कि आगे ऐसा एक चमक है सो पानी की तरह दिख रहा है। अब वो जो लाइट आता है वो बादलों के थ्रू ही आता है, तो जो बादल का रंग होता है वो पानी जैसा होता है, तो वही लाइट है सो हमको दिखता है बहुत दूर चमकता हुआ, तो यही मिराज होता है। तो इसका ऑप्शन सही कौन हो जाएगा, सही थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ये जो एक स्टार होता है वो है सो ट्विंकलिंग क्यों करता है। तो इसका ट्विंकलिंग क्यों करता है, एटमॉस्फेयर के चलते। देखिए, डिफरेंट लेयर में है सो एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर है उसका सबका डेंसिटी है सो अलग अलग है। तो जब है सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, तो वो ऐसो डायरेक्शन है तो चेंज करता है। तो जब ऐसे डायरेक्शन चेंज करेगा कभी इधर कभी इधर, तो जब हमारे आँख में पहुंचता है तो वो ऐसा जिगजैग करते हुए आता है, तो जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए हमको दिखता है नीचे से। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर, थर्ड सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि एक है सो कॉनकेव मिरर है, और उसमें ऐसे कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल होता है, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट से ऐसा छोटा होता है। तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, यानी कहाँ पर ऐसो ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि ऐसा इमेज बनेगा। तो देखिए, जब हम कॉनकेव मिरर में कॉनकेव मिरर ये हो गया, और देखिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, यहाँ पर फोकस है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पोल है ये वाला, और यहाँ पर भी फोकस बना लेते हैं। जब हम ऐसो पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब हमारा ऐसा इमेज ऐसा बनता है। देखिए, ये ऐसा गया, इसके बाद उधर गया, इसके बाद यहाँ पर डॉटेड लाइन कर देना वर्चुअल बना, इसलिए इसके बाद फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पर 2f रहता है, यहाँ पर छोटा बनता है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, तो कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, पोल और फोकस के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए सही है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो आपको ऐसा मिरर जो फॉर्मेशन है क्लास 10 में पढ़ना है, उसको ऐसा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार 29 बोल रहा है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, यानी एक मिरर है, कोई भी मिरर है, नहीं पता हमको, उससे पता नहीं कितना ही दूर आप खड़ा होइए, ये कोई मैटर नहीं करता है। योर इमेज, आपका जो इमेज है वो सीधा दिखेगा, इरेक्ट दिखेगा, तो वो मिरर कौन सा है आपको बताना है। तो ये जो मिरर होगा वो है सो आइदर प्लेन हो सकता है या कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर में है सो सीधा दिखता है और वर्चुअल भी दिखता है, मिरर के अंदर दिखता है तो वर्चुअल ही है। ठीक है, और देखिए कॉन्वेक्स में भी यही है, सीधा दिखता है इमेज, आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए लेकिन सीधा ही देखेगा। लेकिन देखिए कॉनकेव मिरर में है सो, कॉनकेव जो मिरर है उसमें है सो उल्टा भी दिखने लगता है, अगर ऑब्जेक्ट का है सो डिस्टेंस चेंज करते हैं तब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों दिया है एक एक ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों से एक ही साथ कर दिया है, तो ऑप्शन सही 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक मोटर कॉइल इज कॉल्ड। यानी प्रैक्टिकल यानी एक साइंस के भाषा में है सो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसके कॉइल को क्या बोलते हैं? तो आर्मेचर बोलते हैं, आपको पता होगा। कुछ इस तरह का रहता है वो, ठीक है, मोटर के बीच में रहता है, तो इसको आर्मेचर बोलते हैं। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट्स मूविंग फ्रॉम फ्रीली अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कौन सा है सो चेंज प्रॉपर्टी है सो चेंज होता है जब है सो प्रोटॉन है सो मैग्नेटिक फील्ड में है सो फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका है सो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सो मोमेंटम हो जाएगा। अगर यहाँ पर मोमेंटम के जगह अगर वेलोसिटी भी दिया रहता है तो ये वेलोसिटी भी सही हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम ही है सो चेंज होता है जब है सो प्रोटॉन है सो मैग्नेटिक फील्ड में है सो मूव करता है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी आपको याद रखना है, कोई भी ऑप्शन हो उसको मार देना है। यही दोनों है सो चेंज होता है जब ऐसा कंडीशन रहता है, मोमेंटम और वेलोसिटी। 32 देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर आगे है तो सही है, देखिए ये वाला सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। जो सही ऑप्शन है उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? जब है सो देखिए दो मैग्नेट यहाँ पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक बीच में है सो आर्मेचर मेरा है, ठीक है। जब इसको है सो किसी भी प्रकार से हम है सो जब आर्मेचर को मूव करते हैं, नीचे ऊपर करते हैं दो मैग्नेट के बीच में, तब हमारे जो ये कॉइल है इसके अंदर है सो करंट प्रोड्यूस होता है। तो यही फेनोमेना को है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, यानी करंट आता है जब क्या कब आता है? कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट के बीच में है सो कॉइल को जब मूव करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग करेंट, यानी ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है करेंट को प्रोड्यूस करने में, तो उसका नाम बताइए। ये एमीटर है सो इसको तो नापने में किया जाता है करेंट। गैल्वेनोमीटर को भी है सो करेंट नापने में ही यूज किया जाता है, छोटा करेंट को। जनरेटर को भी यूज में लिया जाता है, क्या में? अच्छा, जनरेटर को क्या करने में लिया जाता है? करेंट प्रोड्यूस करने में ही लिया जाता है। लेकिन मोटर को है सो हम करेंट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, मोटर में करेंट देते हैं तब है सो कोई भी काम होता है। जैसे है सो पंखा में क्या रहता है? मोटर ही लगा रहता है, जब उसमें करेंट देते हैं तभी तो पंखा घूमता है, मोटर घूमता है तभी पंखा घूमता है, ठीक है। तो करेंट किससे प्रोड्यूस होगा? जनरेटर से। 34 देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो करेंट क्या होता है सर्किट में? तो करेंट है सो एकदम से ऐसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज हैवली। जब लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है जब जो दोनों सटता है एक साथ तो शॉर्ट सर्किट होता है और बहुत भयानक करंट बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हैवली। करंट में क्या हो जाता है? बहुत भयानक बढ़ जाता है, जिसके चलते है सो घर में आग भी लग सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट इसी तरह से होता है। तो करंट में क्या हो जाता है? इंक्रीज हैवली, ठीक है। 35 क्या बोल रहा है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज। कोई व्यक्ति है सो मायोपिया से परेशान है तो वो कौन सा लेंस है सो यूज करेगा? आप उसको कौन सा लेंस यूज करने के लिए बताइएगा। तो अच्छा, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया मतलब नियर साइटनेस, यानी नज़दीक का चीज़ दिखता है और दूर का चीज़ नहीं दिखता है। तो देखिए इसमें क्या होता है सो एक आईबॉल है, ठीक है, यहाँ पर है सो ये रेटिना यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर रेटिना है, यहाँ से लाइट आता है, ठीक है, लाइट यहाँ से आता है और ये जो लाइट है वो है सो पहले ही है सो मायोपिया में मीट हो जाता है, रेटिना से पहले ही है सो मीट हो जाता है रे ऑफ लाइट। तो देखिए कुछ ऐसा लेंस हमको यूज करना होगा ताकि ये है सो डाइवर्ज होकर है सो रेटिना पर है सो हमारा जो लाइट है वो मीट करें ताकि हमको है सो अच्छे से दिखाई दे। तो जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस है सो उसको देंगे तब वो है सो व्यक्ति ठीक हो पाएगा मायोपिया से।
अगर उसको हाइप्रोमेट्रोपिया होता है तो कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन मायोपिया बोल रहा है तो कॉनकेव लेंस होगा। 36 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सही से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है सो रेसिस्टेंस दिया गया है 6.2 ओम, ठीक है। और करेंट कितना दिया है 0.4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना दिया है भी 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ पर हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पावर कितना होगा, बैटरी का पावर कितना होगा, यानी कितना पावर प्रोड्यूस करेगा बैटरी, वो बताना है। यानी हमको पावर पूछ रहा है। देखिए हमारा जो आंसर है वो इसका यूज करके भी निकाल सकते हैं पावर, ठीक है। और इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं पावर। तो चलिए हम करेंट और जो वोल्टेज है इसका यूज करके ऐसे हम पावर निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इक्वल टू VI, वोल्टेज और करेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है 5 दिया है और करेंट कितना दिया गया है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से 0 पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी 2 डायोप्टर आ रहा है, सॉरी पावर पूछ रहा है तो 2 वाट हो जाएगा, ठीक है। 37 क्या बोल रहा है, बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होता है जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं कोई भी कंडक्टर में तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा, वो आपको बताना है। अच्छा टेम्परेचर कब बढ़ता है कंडक्टर में, देखिए मान लीजिए ये कंडक्टर है और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, ठीक है। तो जब यहाँ से करेंट यहाँ फ्लो होता है तो इसको जितना है सो बैरियर मिलेगा, जितना ज़्यादा बैरियर मिलेगा उतना ही सो गर्म होगा, यानी जितना ज़्यादा बैरियर उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस भी हो जाता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल है लॉजिक, तो इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस भी। 38 देखते हैं, एज कम्पेयर टू शॉर्ट वायर लॉन्ग वायर हैव, शॉर्ट वायर के कंपेरिजन में लंबा तार में क्या होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, कम होता है, क्या होता है कि सेम होता है कि नहीं होता है, क्या होता है आपको बताना है कि बड़ा वायर में क्या होता है। तो आपको पता होगा कि रेसिस्टेंस है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर होता है, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, और जितना कम लेंथ उतना कम रेसिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबा बोल रहा है वायर, तो लंबा वायर है तो ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। 39 देखते हैं, ठीक है। 39 में क्या बोल रहा है, करेंट प्रोड्यूस बाय AC जनरेटर, AC जनरेटर के द्वारा है तो कैसा करंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो अल्टरनेटिव करंट, AC का फुल फॉर्म भी होता है अल्टरनेटिव करंट, तो AC जनरेटर में अल्टरनेटिव करंट है सो प्रोड्यूस किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट पासेस थ्रू ए अर्थ वायर इट हैज़, यानी बहुत सारा करंट है सो अर्थ वायर के थ्रू है सो पास किया जाता है। अच्छा अर्थ वायर के द्वारा थ्रू कब पास किया जाता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है अर्थ वायर के द्वारा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए अर्थ वायर में है सो वेरी लो रेसिस्टेंस होता है। अच्छा अगर हाई रेसिस्टेंस होता है तो क्या होता है, हमको करंट मारता है, ठीक है। जब लो रेसिस्टेंस होता है तो अगर लो रेसिस्टेंस रहेगा तो करंट है सो उसमें अच्छा से फ्लो होगा। तो अर्थ वायर कहाँ रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है कनेक्ट, ठीक है, बहुत अंदर भी नहीं रहता है, यानी अंदर ही गाढ़ा रहता है। तो जब है सो पृथ्वी के अंदर करंट जाता है, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो पृथ्वी के अंदर है सो अच्छे से फ्लो होता है, उसी के कारण है सो नीचे है सो क्या होता है, नीचे सब करंट चला जाता है, उससे है सो हमको करंट नहीं लगता है। तो वेरी लो रेसिस्टेंस रहता है अर्थ वायर में, ठीक है। इसी के कारण है सो कितना भी ज़्यादा करंट हो वो है सो नीचे अब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ वायर, इसीलिए हमको करंट नहीं मारता है छूने पर भी, ठीक है, जब अर्थ वायर रहता है तब। आप ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं कीजिएगा घर पे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
फिजिक्स का आपको पूरा सॉल्यूशन करा दिए हैं। अगला बार है सो केमिस्ट्री का कराया जाएगा और इसी तरह है सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको यह मेरा मेहनत अच्छा लगा है, इस वीडियो को शूट करने में लगभग 1 घंटा लग गया है, आपको शायद 35 से 40 मिनट का यह वीडियो मिलेगा। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और है सो 1 के जल्दी कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल का वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, मुस्कुराइए, कीप स्माइलिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।